तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा यहां पर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी स्ट्रेस। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि दो चीजें होंगी बेटा, एक होगा एफर्ट और एक होगा रिजल्ट। जब मैं किसी बॉडी को या पेन को या किसी भी वायर को खींचूंगा तो वो मेरा एफर्ट है, उसमें जो परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो पहले पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेस, हेडिंग डालिए स्ट्रेस क्या होता है। द डीफॉर्मिंग या रीफॉर्मिंग दोनों इक्वल होती है बेटा फोर्स। द डीफॉर्मिंग और रीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसे क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? या तो डीफॉर्मिंग या रीफॉर्मिंग। डीफॉर्मिंग या रीफॉर्मिंग कोई भी फोर्स ले लेना बेटा, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं हमेशा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसे स्ट्रेस कहते हैं बेटा। यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की? नाम से पता चल रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होती है बेटा? डायमेंशन होती है ml-2 अपॉन L2। दिस इज ml-1 t-2, ml-1 t-2। दिस इज द डायमेंशन। हाँ बेटा बोलो गुनगुन। सर एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स का नहीं लिखा, बस यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का लिखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग एक ही बात है बेटा। रिफॉर्म करने वाली, रिस्टोर करने। सर मैं कह रही थी कि यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स का नहीं लिखा हुआ। क्यों? डिफॉर्मिंग तो मैंने अभी लिखवाया था आपको। डिफॉर्मिंग फोर्स जो बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स जो लगा। सर कहां यहाँ पर पे बेटा, कहां पर नहीं लिखा? सर जो डेफिनेशन है स्ट्रेस की, उसमें ये लिखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, पर यहाँ पे डिफॉर्मिंग हाँ, फोर्स बात नहीं होगी। डिफॉर्मिंग तो फोर्स बेटा भी एक काम करो, काट के लिख लो वहां पर। दोनों होती हैं बेटा, दोनों इक्वल और अपोजिट होती हैं। पहले तो ये समझ लो, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होती हैं। मैं केवल डिफॉर्मिंग पर यूनिट एरिया भी कह सकता हूं, मैं केवल रिफॉर्मिंग पर यूनिट एरिया भी कह सकता हूं। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलिए नाउ इसके बाद बेटा अब टॉपिक आता है हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेस। कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं? तो एक सिंपल सी बात याद रखना बेटा, जैसी फोर्स वैसी स्ट्रेस। एक सिंपल सा रूल है, जैसी फोर्स वैसी स्ट्रेस, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस, दो टाइप की स्ट्रेस होंगी। एक होती है बेटा नॉर्मल स्ट्रेस और एक होती है आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जैसी फोर्स वैसी स्ट्रेस है। क्या नहीं आ रही सर? आपकी वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, आ रही है सर, पर बहुत कहां नहीं ब्लर आ आ रही? रही है। आ रही है, सर आ रही है। सब आ रही है बेटा, थोड़ा वेट करो, आ जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, आज थोड़ा सिग्नल स्ट्रांग नहीं है हमारे इतने, ठीक है। थोड़ा वेट करो बेटा, आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां देखिए बेटा, नॉर्मल फोर्स क्या होती है? नॉर्मल फोर्स दो कैटेगरी में आएगी, या चलो इसकी डेफिनेशन ही लिख लो पहले। नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, और टेंजेंशियल स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। दोनों बातें ये आपकी हो गई। नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप की होगी बेटा, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस।
टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या? जब आप बॉडी को बाहर की तरफ खींचते हैं, फोर्स तो परपेंडिकुलर ही लगेगी लेकिन बाहर की तरफ खींचेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस इज टेंसाइल फोर्स यानी टेंशन भी कह सकते हैं अपॉन एरिया। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है बेटा? जब आप किसी बॉडी को दबाते हैं, किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं, तो यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये कंप्रेसिव फोर्स यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म से मतलब हर तरफ से सेम हो, तो इसे बेटा हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म हो, हर बार हर डायरेक्शन में सेम कंप्रेशन हो, तो इसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं, अदरवाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल फोर्स टेंशन यानी परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल फोर्स, तो ये टेंजेंशियल फोर्स है बेटा जो कि सरफेस के पैरेलल लगता है। टेंजेंशियल फोर्स किधर लगता है? सरफेस के पैरेलल लगता है टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो गई? टेंजेंट फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका एरिया जो होगा इसे कहेंगे बेटा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जैसी फोर्स होगी वैसा ही उसका स्ट्रेस का नाम भी हो जाएगा। जैसी फोर्स वैसा स्ट्रेस का नाम। करें बेटा यहां तक। जैसी फोर्स वैसे स्ट्रेस का नाम। सर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस दोनों सेम ही है ना? हाइड्रोलिक। आवाज कट रही है बेटा आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरे को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? मैंने बताया था आपको, एक रिजल्ट है। जब आप स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेन बोलते हैं। उस रिजल्ट को हम स्ट्रेन बोलते हैं बेटा। तो स्ट्रेन क्या है मैथमेटिकली? द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में जितना चेंज आया टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। उसे हम स्ट्रेन कहते हैं बेटा। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है या वॉल्यूम है, जितना भी उसमें चेंज आएगा, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने टाइप की होगी बेटा स्ट्रेन? टाइप के लिए अब आप इसको समझो। फर्स्ट टाइप होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अंदर स्ट्रेन। लेंथ के अंदर स्ट्रेन। एक रॉड है बेटा मेरे पास, उसकी लेंथ है L, आपने फोर्स लगाकर बाहर खींचा, लेंथ हो गई, कितनी हो गई लेंथ? L प्लस डेल्टा L। F फोर्स लगाने के बाद लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L। कितनी लेंथ बढ़ गई? कितनी लेंथ बढ़ गई?
डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई। कितना फोर्स लगाकर? एफ फोर्स लगाकर। तो हम यहां कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद सेकंड आता है बेटा, इसे कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन इज, मान लीजिए एक बॉडी का वॉल्यूम है V और इस पर आपने फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद इसका वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो गया, V माइनस डेल्टा V। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V अपॉन V। अगर वॉल्यूम घटा है तो डेल्टा V को हम माइनस डेल्टा V भी लिख सकते हैं बेटा। तीसरा आता है हमारे पास, इसे कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। इसे क्या कहते हैं बेटा? शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। शियरिंग स्ट्रेन क्या होती है? जब किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जब किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं बेटा, ये टेंजेंशियल फोर्स मैंने बॉडी के ऊपर लगा दिया, तो क्या होगा? इस बॉडी की अलाइनमेंट आगे की तरफ हो जाएगी। ये बॉडी आगे की तरफ अलाइन हो जाएगी, इस तरह से आगे की तरफ ये झुक जाएगी बेटा। ये बॉडी थोड़ा आगे की तरफ बैंड हो जाएगी। कितना बैंड होगी? कितने एंगल पर बैंड होगी? इस एंगल को ही क्या कहते हैं? शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। जो वर्टिकल एंगल बनाती है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल ये आगे गया, एल इसके बीच की सरफेस हो गई। ठीक है, दोनों अपर और लोअर सरफेस के बीच की डिस्टेंस। तो ये बन गया आपका बेटा शियरिंग स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल या फिर थीटा। तीन टाइप की स्ट्रेन आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है वंशिका, वेरी गुड वेरी गुड। चंचल हेडिंग डालेंगे बेटा, इलास्टिक लिमिट। एक हेडिंग डालिए, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट, देखो नाम से पता चल रहा है, इलास्टिक मतलब किसी बॉडी को खींचा, छोड़ा, वापस आ गई, और खींचा और छोड़ा, वापस आ गई। यानी ये प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। बॉडी का वापस ओरिजिनल शेप में आना। मान लीजिए मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं, 1 न्यूटन फोर्स, छोड़ा, वापस आ गया। फिर 2 न्यूटन फोर्स, तो ज्यादा खींचेगी, फिर छोड़ा, फिर वापस आ गया। फिर 3 न्यूटन फोर्स, और ज्यादा खींच गई, फिर छोड़ा, फिर वापस आ गया। हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। एक फोर्स ऐसा आएगा जिसके आगे अगर हम निकल गए तो बॉडी खिंच तो जाएगी लेकिन वापस अपनी शेप में नहीं आएगी। इस मैक्सिमम फोर्स को, जिसे लगाने के बाद बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती, इस मैक्सिमम फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। हर बॉडी की एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मजाक किया, चलो भाई चल गया, फिर और मजाक बढ़ा दिया आपने, चलो भाई चल गया। एक लिमिट ऐसी आएगी मजाक की कि वो आपको क्या करेगा?
कुछ भी कर सकता है, थप्पड़ भी लगा सकता है, दोस्ती तोड़ सकता है, उठकर जा सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकता है, आपकी शिकायत कर सकता है प्रिंसिपल मैडम या क्लास टीचर से, जो भी कर सकता है। मतलब ये है कि एक लिमिट तक तो बात चल जाएगी, लेकिन उसके बाद बात बिगड़ जाएगी बेटा, दोस्ती खत्म, अब आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। इसी तरह से हर चीज की एक इलास्टिक लिमिट होती है, हर स्प्रिंग की। आप स्प्रिंग को खींचो, छोड़ दो, और खींचो, फिर छोड़ दो, फिर और खींचो, एक फोर्स ऐसी आएगी, वो खींच तो जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी। इसे क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज द अपर लिमिट, it is the upper limit of deforming force, it is the upper limit of deforming force, deforming force की maximum value, it is the upper limit of deforming force up to which body regain itself, but after it, इसके बाद the body loses its property of elasticity and never come back, वापस नहीं आती है। एक ऐसी रेंज, एक ऐसी फोर्स जिसे लगाने तक तो मामला ठीक है, उसके बाद बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी बेटा। इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। इसे हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। बताएं बेटा।